हेलो बच्चों, मैं प्रवीण दुबे हमेशा की तरह सरदाना इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, जैसा कि हमारा एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम 2017 के कांस्टेबल के पेपरों का सॉल्यूशन कर रहे हैं और इसमें अभी तक हम टोटल 8 पेपरों का सॉल्यूशन कर चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम 9वें पेपर का जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम अगले 10 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे, तो वो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो चलिए आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 30 तक की। इससे पहले हम 10-10 के पार्ट में 10 क्वेश्चन यानी कि 1 से 10 और 11 से 20 तक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से कि भाई क्वेश्चन नंबर 21 आपके पेपर में क्या पूछा गया था। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दिया है, ए किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। ठीक है, वे एक साथ इस कार्य को करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है। तो कार्य पूरा होने में लिया गया समय आपको बताना है कि कितना है। ऑप्शन आपको दिए हैं 5, 9, 7 और 8, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने कि क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ए किसी काम को 9 दिन में करता है और बी उसी काम को यदि करता है तो 18 दिन का समय लेता है। दोनों एक साथ क्या करते हैं, कार्य करना प्रारंभ करते हैं और कार्य समाप्ति के 3 दिन पहले, कितने दिन पहले, 3 दिन पहले ए क्या होता है, कार्य छोड़ देता है। तो आपको बताना है कि कार्य पूरा होने में लिया गया समय कितना है, मतलब पूरा कार्य कितने समय में समाप्त होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, जैसा कि क्वेश्चन आपसे कह रहा है, लेकिन बात यहाँ पर आती है कि क्वेश्चन तो बिल्कुल कह रहा है कि 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, लेकिन हमें तो पता ही नहीं कि काम कितने दिन में हुआ है, तो हमें निकालना ही है। तो 3 दिन पहले अगर कोई व्यक्ति काम छोड़ रहा है तो ऐसे केस के क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कार्य और समय का जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको क्या करना है। पहली चीज आपको पता है कि हमें कार्य निकालना है कि कार्य कितना है, और हमें फिर क्षमता निकालनी है, मतलब जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनकी क्षमताएं कितनी है, मतलब एक व्यक्ति एक दिन में कितना काम करता है वो उसकी क्षमता कहलाती है। तो कार्य कैसे निकालते हैं भाई, ए किसी काम को 9 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 18 दिन में कर रहा है। तो देखिए, हमने लिख लिया ए कितने दिन में करता है काम को, तो हमने लिखा भाई 9 दिन में करता है। बी उसी काम को कितने दिन में करता है, तो आप कहेंगे सर 18 दिन में करता है। तो हमें पता है कि भाई अगर हम एलसीएम लेते हैं इनका 9 का और 18 का, तो एक कॉमन संख्या आती है जो 9 से भी विभाजित होती है और 18 से भी। तो ऐसी संख्या को हम क्या मान लेते हैं, इनका कार्य मान लेते हैं। तो जब हम 9 और 18 का एलसीएम लेंगे तो आपको पता है क्या आएगा, 18 क्या हो गया, कार्य। तो देखिए, एक काम तो समाप्त हो गया कि हमने कार्य निकाल लिया। कार्य और क्षमता निकालना हमारी पहली प्रायोरिटी है, जिसमें से हमने कार्य निकाल लिया। अब क्षमता कैसे निकलती है, तो एक व्यक्ति एक दिन में जितना कार्य करता है वही कार्य उसकी क्षमता कहलाती है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि ए 9 दिन में 18 यूनिट का काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा। तो अगर हम ए की क्षमता की बात करें तो आप 9 से 18 में भाग लगा दीजिए, आप कहेंगे 2 यूनिट का काम करता है। बी 18 दिन में 18 करता है तो एक दिन में कितना करेगा, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट का काम करता है। लेकिन क्वेश्चन में एक लाइन है कि दोनों ने एक साथ कार्य को करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है। तो अब आप बताइए, अगर हम ये देख लें कि ए 3 दिन में काम कितना करता है और जो हमारा कार्य था यानी कि काम था उसको हम ए का 3 दिन का काम और ऐड कर दें, उसमें उतना काम बढ़ा दें, तो आप बताइए ए से हम बोलें कि भाई तू मत छोड़ काम, तू लास्ट तक काम करता रहे जब तक बी काम कर रहा है, तो क्या हमारे कार्य पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। आप ऐसे समझिए कि मान के चलिए एक टेलर है, वो एक दिन में 2 शर्टें सिलता है, ठीक है ना। अगर हमें कोई काम उसको किसी व्यक्ति के साथ में करवाना है और हम चाह रहे हैं कि काम पर कोई इफेक्ट ना पड़े, तो अगर वो एक दिन में 2 शर्टें सिलता है तो 3 दिन में कितना सिलेगा, 6। तो हम उससे जो हमारा काम पहले 18 यूनिट का था, हम बोल देंगे भाई इसको 24 यूनिट का काम कर लो अब, और तू काम मत छोड़ना काम समाप्त होने से 3 दिन पहले, तुम भी भाई इसके साथ में काम करते रहना। तो अगर हमने 6 यूनिट का एक्स्ट्रा काम बढ़ा दिया तो वो एक्स्ट्रा काम कौन खत्म करेगा, जो 3 दिन पहले काम छोड़ा था। चूंकि वो 3 दिन लास्ट तक काम करेगा तो उसका काम जो 6 यूनिट का आपने जोड़ा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्वेश्चन पे कोई भी इफेक्ट इस तरीके से नहीं पड़ता है। तो ध्यान रखना, जब भी काम जितने दिन पहले जो भी व्यक्ति छोड़ रहा है, काम समाप्ति से पहले, आपको उस व्यक्ति का उतने दिन का काम निकालना है। अब आप जानते हैं कि ए एक दिन में कितना काम करता है, तो आपको पता है 2 यूनिट।
तो 3 दिन पहले ये काम छोड़ रहा है, तो हम बोलें कि भाई तू 3 दिन पहले काम मत छोड़। ए से बोला कि भाई तू काम मत छोड़, तू बी के साथ में काम करता रहे। तो देखिए ए 3 दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहेंगे 6 यूनिट का। 6 यूनिट का काम करेगा, क्योंकि एक दिन में 2 करता है, तो 3 दिन में कितना करेगा, 6 कर लेगा। 3 दिन में 6 कर लेगा। कार्य कितना था, 18, तो हमने बोला कि भाई अब काम को बढ़ा दीजिए, 18 से कितना कर दीजिए, 24। तो ये हमारा अब जो कार्य है ये वाला कार्य हो गया। अब हमने बोला कि अब ये काम नहीं छोड़ेगा, ए और बी दोनों साथ में काम करेंगे। तो ए और बी अब कौन सा काम करेंगे, तो आप कहेंगे सर ये 24 यूनिट का काम करेंगे। आपको पता है एक दिन में कितना काम करता है, और आपको ये भी पता है कि बी एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में 2, बी एक दिन में 1 करता है, तो एक दिन में ये कितना करेंगे, 3 यूनिट का काम करेंगे। अब हमें ए से काम नहीं छुड़वाना है 3 दिन पहले, क्योंकि हमने ए का 3 दिन का काम जो हमारा 18 यूनिट का काम था उसमें जोड़ दिया, नया काम बना लिया 24 यूनिट। इस 24 यूनिट में अगर ए 3 दिन और लगातार बी के साथ में काम करेगा तो 3 दिन में वो 6 यूनिट काम करता है, और हमने काम को भी 6 यूनिट बढ़ा दिया, तो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालेगा, वो 6 यूनिट का काम कैंसिल आउट हो जाएगा ए के काम से, ठीक है ना। तो ये 24 यूनिट का काम अब ए और बी दोनों मिलकर करेंगे। ये एक दिन में कितना करते हैं, 3, तो कितने दिन में कर लेंगे, 24, तो आप कहेंगे सर 8 दिन में। तो इस प्रकार हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 8 दिन। ध्यान रखना दिन हम कैसे निकालते हैं, तो दिन आपको पता है कि कार्य, जो भी कार्य आपको कराना है और जिनसे भी कार्य कराना है उनकी क्षमता से आप भाग दे दीजिए। तो कार्य यहाँ पर कितना था, तो आप कहेंगे 24, और क्षमता कितनी थी, तो आप कहेंगे दोनों व्यक्तियों की 3 यूनिट की क्षमता थी। तो दिन कितने निकल कर आ गए, तो आप कहेंगे 8 दिन, यानी कि जो पूरा कार्य है वो 8 दिन में समाप्त हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है भाई 8 दिन, तो ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा 4.5 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 5.4 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज आपको दिया है। समचतुर्भुज क्या होता है, तो अगर हम बात करें, समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी विपरीत भुजाएं बराबर तथा समांतर होती है, साथ ही इसकी सभी भुजाएं बराबर भी होती है। तो अगर हम ए, बी, सी और डी एक क्या बनाते हैं, समचतुर्भुज बनाते हैं। ये क्या बना लिया हमने, समचतुर्भुज। ये हमने क्या बना लिया, समचतुर्भुज। ए बी सी डी अगर हमने एक समचतुर्भुज बना लिया जिसकी एक भुजा आपको दी है, तो हमने एक भुजा मान ली कितनी, 4.5। चूँकि आप जानते हैं इसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती है। तो अगर बी सी 4.5 है तो ए बी भी 4.5 होगी, सी डी भी 4.5 होगी, और डी ए भी 4.5 होगी। क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। साथ में जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, और साथ ही ये क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित, मतलब ये वाला पार्ट बराबर होगा अगर ये ओ बिंदु पर काट रहे हैं तो, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी होगा। तो अब देखिए इन्होंने समचतुर्भुज का एक विकर्ण आपको दिया है। एक विकर्ण कितना दिया, तो इन्होंने बोला 5.4, तो हमने ये विकर्ण ए सी मान लिया। कितना मान लिया, 5.4 ए सी दिया है आपको। अब चूंकि ये क्या होता है, समचतुर्भुज का विकर्ण समद्विभाजित होता है, ठीक है, समकोण पर समद्विभाजित होता है। तो अगर हम बोलें कि ओ सी की लंबाई कितनी है, तो आप कहेंगे सर ओ सी होगा ए सी का आधा। तो ए सी का आधा मतलब ए सी आपका 5.4 है, उसका आधा तो आप कहेंगे सर 2.7 सेंटीमीटर। तो आपने ओ सी निकाल लिया, कितना आ गया ओ सी, तो आप कहेंगे सर 2.7। अब आप ओ बी को मान लीजिए, ओ बी को हमने कितना मान लिया, ओ बी को मान लिया x। कितना मान लिया, x। अगर हम ओ बी की वैल्यू निकाल लें तो हमारे पास बी डी भी मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं भाई बी डी जो है वो क्या होता है, दुगना होता है ओ बी का, और दुगना होता है ओ डी का, ठीक है। ओ डी का दुगना भी होता है और ये ओ बी का दुगना भी होता है, क्योंकि ये जो ओ बी और ओ डी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो अगर हम जैसे ही ओ बी निकाल लेते हैं तो इसका दुगना कर देंगे तो हमें बी डी मिल जाएगा। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न है क्योंकि जो समचतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है, एक विकर्ण आपको दिया है, ठीक है, एक विकर्ण आपको दिया है, दूसरा विकर्ण अगर हम और निकाल लेते हैं तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है विकर्ण के आधार पर, समचतुर्भुज
का क्षेत्रफल जब उसके विकर्ण दिए हों तो होता है 1/2 d1 d2। ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है जब उसके आपको क्या दिए गए हों, विकर्ण दिए गए हों। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, सारा प्रयास कर रहे हैं दूसरा विकर्ण निकालने के लिए, क्योंकि एक विकर्ण तो हमारे पास है, दूसरा विकर्ण और आ जाएगा तो हम क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो त्रिभुज दिख रहा है त्रिभुज OCB, ठीक है, या हम बोलें कि त्रिभुज OCB में, त्रिभुज OCB में, त्रिभुज OCB क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर। OB हमने माना है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। OC आपको पता है कितना है, तो आप कहेंगे 2.7 का स्क्वायर बराबर में BC कितना है, तो आप कहेंगे सर 4.5 का स्क्वायर। बस यहाँ से आपको कैलकुलेशन करनी है, तो क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर की वैल्यू, तो आप कहेंगे 5.4 का जो वर्ग होता है वो 20.25 होता है, क्योंकि 45 का वर्ग 20-25 होता है, तो यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 20-25 यानी कि 20.25 हो गया। 27 का वर्ग 729 होता है, तो इसमें भी 2 अंक बाद क्या लग जाएगा, दशमलव, और माइनस में हो जाएगा, तो 7.29 हो जाएगा। जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखिए 15 में से 9 जाएगा, तो आप कहेंगे सर 6 बचा, 3 जाएगा 12 में से, तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, दशमलव लगा दीजिए। 8 जाएगा 10 में से, तो 2 बचेगा, और यहाँ पर 1, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 12.96। अब 12.96 मतलब 1296 ही है, 1296 36 का वर्ग होता है। तो अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है, तो इसका क्या कर देंगे आप, वर्गमूल 12.96 36 का वर्ग होता है, यानी कि इसका वर्गमूल 36 आएगा। तो आपको पता है कि वर्ग में यदि 2 अंक बाद दशमलव लगा है तो वर्गमूल में 1 अंक बाद दशमलव लगता है, तो यहाँ 1 अंक बाद दशमलव हो जाएगा। तो देखिए आपके पास क्या आ गया, x का मान आ गया 3.6 यानी कि 36। आपके पास अगर OB आ गया तो हमें क्या निकालना है, BD हमारा विकर्ण है दूसरा, तो BD निकाल लेते हैं भाई। तो इसको क्या कर देंगे, 3.6 को डबल कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 7.2। तो देखिए काफ़ी आसानी से आपने क्या निकाल लिया, विकर्ण निकाल लिया। अब देखिए एक विकर्ण आपने निकाला कितना, 7.2, और ये किस में आएगा, एक्चुअल में सेंटीमीटर में था, तो ये सेंटीमीटर में आएगा। दूसरा विकर्ण आपके पास दिया है, अब आपको निकालना क्या है, क्षेत्रफल। तो अगर हम क्षेत्रफल की बात करें कि क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 1/2 d1 यानी कि 5.4, एक विकर्ण आपका 5.4 है, दूसरा 7.2 है। तो आप किसी को भी एक को आधा कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 2.7, और इसका मल्टीप्लाई आपको किससे करना है, 7.2 से। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं ना, तो जैसे मल्टीप्लाई आपको करना पड़ रहा है, तो आप थोड़ा सा ऑप्शन चेक कर लिया करो। जैसे आप 7 दूनी 14 करेंगे तो इकाई का अंक 4 किस किस में है, तो आपके बी में और सी में, तो ऑप्शन बी और सी आपका आंसर होगा। ये बात तो कंफर्म है कि ए आंसर आपका नहीं होगा और डी आंसर नहीं होगा। इन केस आपका एक ही ऑप्शन में इकाई का अंक 4 होता तो आपको मल्टीप्लाई करने का जो समय है वो भी बच जाता। तो अब हम क्या कर देंगे, बस केवल मल्टीप्लाई करना है, यानी कि हमें 27 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 72 से। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो भाई इसको आप लिख लीजिए 27 और 72 को आप लिख लीजिए 70 + 2। ठीक है, 70 + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 7 से मल्टीप्लाई, तो आप कहेंगे 7 7 49 की 9 हासिल में 4, 7 दूनी 14 4 18 और एक 0 ये लग गया, 27 दूनी कितना 54, तो ये आपका हो गया 4, 9 5 14 की 4 हासिल में 1, तो ये 9 और ये देखिए 19 44। कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, एक और एक 2 अंक बाद, तो 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो ये आपका आंसर आएगा 19.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। किस ऑप्शन में आपको दिया है 19.44, तो ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपके पास विकर्ण दिए हों तो हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 1/2 d1 d2 करके। क्लियर बात। और एक चीज आपको क्या याद रखनी है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। चलिए तो बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, यदि आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। ये आपको पूछ रहे हैं कि यदि एक कोई आयत है और उसकी लंबाई में आप क्या करते हैं
5% की, सॉरी बाई मिस्टेक बोल दिए 50, 5% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए हम बात करें कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे सर आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि क्षेत्रफल पूरी तरीके से लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल पर डिपेंड करता है। अब यहाँ तो बात हो रही है केवल लंबाई को 5% बढ़ाने की, ठीक है। बोल रहे हैं कि लंबाई को यदि 5% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा। तो आप ऐसे समझिए कि हम इसकी चौड़ाई को कुछ मानने ले रहे हैं अपनी तरफ से, ठीक है, क्योंकि चौड़ाई में तो कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। तो पहले केस में चौड़ाई जितनी थी, मतलब स्टार्टिंग में जितनी थी, बाद में भी उतनी रहेगी। लंबाई में केवल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक। तो देखिए सबसे पहले तो हमने क्या कर दिया, चौड़ाई दोनों ही केस में कैसी है, कांस्टेंट है। तो चौड़ाई हमने मान ली 1 यूनिट, कितनी मान ली, 1 मान ली। अब लंबाई की हम अगर बात करें कि लंबाई कैसे माने, तो इन्होंने बोला 5% की वृद्धि हो जाती है लंबाई में। किसमें, लंबाई में 5% की वृद्धि। एरो ऊपर जा रहा है, तो जैसे आपने देखा ना साइंस एक्स का एरो जो है भाई कहाँ ऊपर जाता है। आप मार्केटिंग से अगर रिलेटेड हैं, शेयर मार्केट में, तो आपने देखा होगा एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब मार्केट में बढ़ोतरी हो रही है। नीचे की तरफ आ रहा है मतलब गिरावट हो रही है। तो जहाँ हमने एरो ऊपर बनाया है तो आप समझ जाएंगे कि ये बढ़ोतरी का साइन है, ठीक है। अब देखिए 5% की हम बात करें तो 5% होता है 1/20। अब जो 1 होता है ना वो 20 का 5% होता है। आप करके देख लीजिए, अगर हम आपसे बोलें कि एक कोई टेस्ट है 20 नंबर का, उसमें से आपका 1 नंबर आया है तो प्रतिशत क्या रहा, तो आप कहेंगे सर 5% रहा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 1 है वो 5 का 20% होता है। अब ये बात हमें समझ में आ गई। इसका मतलब कि पहले लंबाई कितनी थी, तो हम कहेंगे कि पहले लंबाई 20 थी, अब 1 की वृद्धि हो गई तो अब लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ 2 केस बनेंगे। देखिए पहला केस बनेगा और दूसरा केस बनेगा। पहले केस में लंबाई की बात करें और चौड़ाई की बात करें, तो पहले केस में लंबाई कितनी थी, तो देखिए आपकी 20 थी। चौड़ाई कितनी थी, तो वो तो आपने 1 मानी है, ठीक है। चौड़ाई कितनी थी तो आपने 1 मानी है। दूसरे केस में लंबाई 1 बढ़ गई, तो मतलब कितनी हो गई, 21। यानी कि जब 5% की वृद्धि कर दी तो वो 21 हो गई, लेकिन चौड़ाई फिर भी कितनी थी, 1 थी। तो अब देखिए अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो आप जानते हैं L × B क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई और चौड़ाई, पहले लंबाई 20, चौड़ाई कितनी, 1, तो पहले क्षेत्रफल कितना था, 20। अब लंबाई कितनी, 21, और अब चौड़ाई कितनी, 1, तो क्षेत्रफल कितना, 21। तो बताइए पहले क्षेत्रफल 20 था, अब कितना हो गया, 21 हो गया। तो क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे 1 की। तो वृद्धि और कमी हमेशा किससे देखी जाती है, मूल क्षेत्रफल से। तो मूल कितना था, 20, इंटू क्या कर देंगे, 100। तो कितने % की एरिया में वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे 5% की वृद्धि हुई। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकला, यहाँ से रिजल्ट क्या निकला, वो रिजल्ट हमें समझना है कि यदि कोई आयत आपको दिया है और क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि उसकी लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपने देखा कि जैसे आयत की लंबाई में 5% की वृद्धि कर रहे थे तो क्षेत्रफल में भी कितने की वृद्धि हुई, तो आप देखिए आप कहेंगे सर क्षेत्रफल में भी 5% की वृद्धि हुई। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकला, यहाँ से एक निष्कर्ष निकला कि यदि लंबाई में 5% की वृद्धि करेंगे तो क्षेत्रफल भी 5% बढ़ जाएगा, ठीक है। यदि हम बोलें कि लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाती, देखिए चौड़ाई में इन्होंने कोई भी बात नहीं की, इसका मतलब चौड़ाई को दोनों ही केसेस में कांस्टेंट रख रहे हैं, नियत रख रहे हैं, तो उस पर हम छेड़छानी बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने भी नहीं बोला क्वेश्चन में, ठीक। अब हम बात करते हैं कि लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए। इसी क्वेश्चन को अगर चेंज कर दें, इसी क्वेश्चन को हम बदल दें, आपसे बोले यदि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में निम्न वृद्धि होगी, तो आप कहेंगे 10% की। अगर हम आपसे बोलें कि यदि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में निम्न वृद्धि होगी, तो आप कहेंगे 20% की। मतलब अगर लंबाई और चौड़ाई में से एक को आपने कांस्टेंट रखा और दूसरे में आप लगातार वृद्धि कर रहे हैं, तो जितनी वृद्धि आप लंबाई में करेंगे उतना ही क्षेत्रफल बढ़ेगा। इसी प्रकार अगर ये क्वेश्चन चेंज हो जाए और ये आपसे बोले यदि आयत की चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो अब चौड़ाई की बात कर रहे हैं, लंबाई की बात ही नहीं कर रहे हैं, मतलब लंबाई को फिर से इन्होंने कांस्टेंट रखा। जिस प्रकार इस क्वेश्चन में चौड़ाई को कांस्टेंट रखा था, तो उस जो हम क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं कि चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, मतलब आपने लंबाई को कांस्टेंट रखा।
तो 10% की ही क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, ठीक है ना। लेकिन अब बात आती है कि लंबाई और चौड़ाई दोनों के लिए। अगर हम बोले कि किसी आयत की लंबाई में, एक क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं, इसी तरीके से आपको बनाना है कि लंबाई में कितने की 10% की वृद्धि कर दी और चौड़ाई में कमी या वृद्धि कुछ भी कर सकते हैं, 20% की हमने क्या कर दी, कमी कर दी, ऐसे बोले थे। लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले लंबाई और फिर चौड़ाई की बात करेंगे, पहला केस और फिर दूसरा केस। पहला केस मतलब वास्तविक अवस्था में कितनी लंबाई थी और कितनी चौड़ाई थी, वृद्धि के बाद कितनी हो गई और कमी के बाद कितनी हो गई। देखिए लंबाई में क्या कर रहे हैं, वृद्धि, तो 10% मीन्स होता है, आप जानते हैं 1/10, 20% मीन्स होता है 1/5। मतलब हम कहेंगे कि पहले लंबाई कितनी थी, तो आप कहेंगे 10, चौड़ाई कितनी थी पहले, तो आप कहेंगे 5। ध्यान रखना जो डिनोमिनेटर होता है ना, जो हर होता है, वो हमेशा वास्तविक को शो करता है, यानी कि मूल लंबाई और मूल चौड़ाई को बताता है, ठीक है। अब यहाँ पर वृद्धि की बात हो रही है तो यह प्लस हो जाएगा और यहाँ एक माइनस हो जाएगा। मतलब लंबाई 10 से 11 हो गई, लेकिन चौड़ाई 5 से 4 हो गई, 1 की कमी हो गई। तो क्षेत्रफल क्या बनेगा, तो अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो आप कहेंगे क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, यानी कि पहले 50 था, अब कितना हो गया, 44 हो गया। तो क्षेत्रफल में कमी हुई कि वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे सर 50 से 44 हुआ, यानी कि 6 की कमी हुई। कमी और वृद्धि हमेशा किससे देखी जाएगी, मूल क्षेत्रफल से, ओरिजिनल क्षेत्रफल से। तो ओरिजिनल कितना था, तो आप कहेंगे सर 50 इंटू कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे कमी हो रही है, वृद्धि की तो बात ही नहीं। तो 50 दूनी 100, 6 दूनी 12%, 12% की क्षेत्रफल में क्या हो गई, कमी हो गई। तो इस प्रकार यदि लंबाई और चौड़ाई में परिवर्तन करेंगे तो भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, 60 मीटर की भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्र और 80 मीटर की लंबाई वाले आयताकार क्षेत्र के परिमाप कैसे समान है, तब निम्न में से क्या सत्य है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इनमें से आपको बताना है क्या सत्य है। पहला, वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। इसी प्रकार आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बड़ा होगा वर्गाकार क्षेत्र के क्षेत्रफल से। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने बोला कि एक वर्गाकार क्षेत्र है, उसकी भुजा कितनी थी 60, और एक आयताकार क्षेत्र है जिसकी लंबाई कितनी थी 80, और बोल रहे हैं कि इनके परिमाप कैसे हैं, समान है, पेरीमीटर कैसे हैं, इक्वल है। तो आपसे इन्होंने पूछा है कि वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होता है कि आयत का क्षेत्रफल बड़ा होगा, या आयत का क्षेत्रफल बड़ा होगा या वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा, वर्ग का बड़ा होगा, आयत का बड़ा होगा, या बराबर होंगे, या फिर उन्होंने बोला उनके क्षेत्रफलों का अंतर 1200 वर्ग मीटर होगा। ये ऐसे उन्होंने क्वेश्चन दिए, ठीक है। चलिए तो क्षेत्रफलों की बात कर रहे हैं तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो वर्ग की भुजा चाहिए, तो वर्ग की भुजा तो आपको दी है। आप जानते हैं वर्ग एक ऐसी आकृति होती है, एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्ग के लिए। तो देखिए अगर हम वर्ग की बात करें तो हमने ये एक वर्ग बना दिया, ठीक है। इसमें ये वर्ग जो है इसकी प्रत्येक भुजा कितने की है, तो आप कहेंगे सर 60 मीटर में दी है, तो मीटर लिख लीजिए। फिर हम बात करते हैं इसके विपरीत, इन्होंने क्या दिया है आपको, आयत दिया है। तो अगर हम एक आयत बना लेते हैं तो ये आयत आपको एक दिया है, ठीक है। आयत की लंबाई कितनी दी है, तो आप कहेंगे सर 80 मीटर दी है। चौड़ाई की बात ही नहीं हुई है यहाँ पर, तो चौड़ाई पता नहीं है कितनी है, चौड़ाई पता नहीं है कितनी है, ठीक। अब इन्होंने बोला कि वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप बराबर है, तो आपको इनके क्षेत्रफलों में कंपैरिजन करना है कि क्षेत्रफलों में क्या अंतर होगा। देखिए तो आपको पहली चीज़ ये पता होना चाहिए कि अगर आपको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, किसका, वर्ग का क्षेत्रफल, तो यहाँ वर्ग के नीचे लिख रहे हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, ए स्क्वायर। जबकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर हम आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो ये होता है L इंटू बी। तो ये किसके लिए बात हो रही है, आयत के लिए, ये आयत है, ठीक। और अगर हम बात करेंगे परिमाप की, तो इसका परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप, तो आप कहेंगे सर वर्ग का परिमाप होता है 4a। अगर हम बात करें आयत के परिमाप की, तो आप कहेंगे सर आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2l प्लस बी, 2l प्लस बी, ठीक है। तो अब आप देखिए आपके पास a की वैल्यू तो है, a की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर a की वैल्यू 60 है, ठीक है, क्योंकि a क्या होता है, वर्ग की भुजा होती है, जो कि आपको 60 दी है। लंबाई आपको आयत में 80 दी है, चौड़ाई आपकी यहाँ से निकल आएगी, क्योंकि स्टेटमेंट है आपके पास। स्टेटमेंट क्या दिया है क्वेश्चन में कि वर्ग का परिमाप,
वर्ग का परिमाप बराबर है आयत का परिमाप। ये क्वेश्चन में आपको दिया है। इन्होंने बोला है कि 60 मीटर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्र और 80 मीटर लंबाई वाले आयताकार क्षेत्र के परिमाप समान है। तो ये परिमाप हमने कैसे कर देने हैं, समान कर देना है। तो आपको पता है वर्ग का परिमाप 4a होता है, आयत का परिमाप 2l + b होता है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, b मिल जाएगा। 4a की वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे सर 60, 2l की वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे 80, b की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। b क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें क्षेत्रफलों में कंपैरिजन करना है। तो क्षेत्रफल तभी आएगा जब आपके पास b आ जाएगा। यहाँ क्षेत्रफल तो आसानी से आ जाएगा, वो अभी अपन चर्चा कर लेंगे। 2 से देखिए, 1 कटा 2 बार, तो कितना हो गया 120 और ये 80 + b। तो b की वैल्यू कितनी आ गई तो आप कहेंगे सर 40 मीटर। आपने आयत का जो चौड़ाई है वो निकाल लिए 40 मीटर। अब हम बात करें वर्ग के क्षेत्रफल की, तो ये होता है 60 का वर्ग। तो 60 का वर्ग कितना आ जाएगा तो आप कहेंगे सर 3600। तो देखिए हमने वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया। वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया तो आप कहेंगे सर 60 का वर्ग यानी कि 3600 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका वर्ग का क्षेत्रफल। अब हम बात करते हैं आयत के क्षेत्रफल की। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल तो आपको पता है लंबाई यानी कि लंबाई 80 है, चौड़ाई यानी कि 40 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो कितना आ गया 3200 वर्ग मीटर। ठीक है। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल 3600 है, आयत का क्षेत्रफल 3200 है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा है आयत के क्षेत्रफल से। अच्छा, इनका अंतर दिया है 1200, पहले वो देख लें। तो अंतर देखिए 400 का आ रहा है। तो पहला ऑप्शन ये तो अंतर वाला तो कहीं से कहीं तक नहीं है। अब बात हो रही है कि वर्ग का क्षेत्रफल 3600 और आयत का क्षेत्रफल 3200, यानी कि हम कह सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा किससे, तो आप कहेंगे सर आयत का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल किससे बड़ा होगा, आयत के क्षेत्रफल से। तो किस ऑप्शन में दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा है आयताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल से। तो ऑप्शन सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से जो कंक्लूजन निकला है वो कंक्लूजन आपको याद रखना है कि जब भी आपके पास ये स्टेटमेंट आता है कि एक वर्गाकार क्षेत्र दिया है और एक आयताकार क्षेत्र दिया है, उनके अगर परिमाप कैसे हैं, समान है। क्या है, परिमाप समान है, तो वर्ग का क्षेत्रफल सदैव आयत के क्षेत्रफल से कैसा होगा, बड़ा होगा। क्लियर होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।